सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीएलएड अर्थात बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। मैथ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ 27 नंबर से प्रश्न है। इसके पहले के प्रश्न हो चुके हैं। इसके पहले के जो भी प्रश्न थे वो कराए जा चुके हैं। 26 तक अर्थात 26 तक प्रश्न कराया जा चुका है। देख लीजिए। देखिए, 26 नंबर तक प्रश्न कराया जा चुका है। आपको पता होगा, आप पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए, इसका पार्ट 1 बना हुआ है, वहाँ 26 नंबर तक कराया जा चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। आज 27 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। फोर्थ सेमेस्टर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे, वो प्लीज अच्छी तरीके से लग जाएं, क्योंकि आपका एग्जाम का कंफर्म लगभग लगभग डेट कंफर्म ही है। ठीक है, तो आप बिना अपने समय को इन्वेस्ट किए हुए आप मैथ के साथ बिल्कुल जी जान से लग जाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा बैक लगने वाला कोई कुछ सब्जेक्ट है तो वो है मैथ। लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है, इतनी अच्छी तरीके से उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन पूछ रहा है। कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन, बेलन कैसा है? बेलन इस तरीके का है। ये 2020 में प्रश्न पूछा गया है, और हम 2020 का जब प्रश्न हल कराए हैं, प्रश्न पत्र हल कराए हैं, तो वहाँ ये सवाल है, बताया गया है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी इसके आधार का ये वाला क्षेत्रफल दिया है। तो आधार का ये जो क्षेत्रफल है ये कैसा है? वृत्ताकार है। तो लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल यहाँ हम कर लेंगे, आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्योंकि ये कैसा है? वृत्त के आकार का है। वृत्त के आकार का है उसका आधार, तो इसलिए कैसा इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो यही इस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। कितना दिया है? 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो यदि बेलन की ऊंचाई और हाइट दे रखी है, एच बराबर कितना दे रखा है? एच बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछ रहा है बेलन का आयतन बताइए। तो बताइए, बेलन का आयतन आप यहां से निकाल दीजिए। बेलन का आयतन बराबर होता है, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, यहां से पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। बेलन के आयतन में हाइट होती है और त्रिज्या होती है, पाई होता है। सॉरी। तो होता क्या है यहाँ पे कि हम यहाँ से चाहते तो आर की वैल्यू निकालते, तो क्या करते? आर की वैल्यू निकालते तो पाई को नीचे यहाँ ट्रांसफर करते। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ इस फार्मूले में हम देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर सीधा सीधा आता है, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे ले आकर सीधा पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, इंटू हाइट कितना दे रखा है? 10 दिया है। 100 धामा कितना हो गया? 1000 सेंटीमीटर है, तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, 1000 घन सेंटीमीटर। देखिए, इसके पहले सीरीज में क्या था कि पूरा जो भी प्रश्न रहता था उसका सोल्यूशन दे रखा रहता था, तो उसको लगाने में मजा नहीं आता था। तो हमने क्या किया कि सब हटा दिया, केवल प्रश्न आपको दिखेगा, उसका हम अपने तरीके से प्रश्न को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 28 नंबर कह रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 हो तो हल कीजिए। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 हो तो हल कीजिए। इस समीकरण को हल करना है, द्विघात समीकरण है। तो जब द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को जब हम हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। 10 का ऐसा खंड करिए जोड़ने पे 7 आए, गुणा करने पे 10 आए। तो क्या होता है? 5 दूनी 10, 5 दो 7, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इसकल टू कितना? 0। यहाँ से यक्स कॉमन ले लेंगे, जब यक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यक्स प्लस
5 हो जाएगा और प्लस यहाँ क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5 हो जाएगा बराबर 0। जो इस कोष्टक में वही इस कोष्टक में भी, तो हम एक कोष्टक में लिख लेंगे x प्लस 2 और अगले कोष्टक में क्या हो जाएगा, इन दोनों कोष्टक में से एक को निकाल लेंगे, x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या, 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x की दो वैल्यू आएगी, एक हम दिखाएंगे क्या, x प्लस 2 इक्वल टू 0 दिखाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पंक्षांतर कर देंगे तो -2 आ जाएगा। फिर एक की वैल्यू दिखाएंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0 दिखाएंगे, तो x इक्वल टू 5 को पंचांतर करेंगे तो -5 हो जाएगा। तो x की कितनी वैल्यू आई, x की वैल्यू आई है x बराबर -2 व -5। ठीक, ये आंसर होगा आपका, है ना। तो आई थिंक हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या के 4 गुनी है, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात। एक वृत्त की त्रिज्या यानी दो वृत्त हैं, एक वृत्त की त्रिज्या r है, अगर एक ये वृत्त की त्रिज्या क्या है, यहाँ है, अगर ये वृत्त की त्रिज्या r है, ये वाले वृत्त की त्रिज्या कितना है, बड़े वाले, इसे कह रहा है 4 गुना है। अगर एक कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या के 4 गुनी है, तो हम इसको मानते हैं अगर r, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा। तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो कर दीजिए दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात बराबर क्या, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटा क्या, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया, आर दिया है, तो पाई आर स्क्वायर ही होगा, और बटा दूसरे में त्रिज्या कितना है, आर इक्वल टू दूसरे में कितना है, 4r है, और पहले में आर इक्वल टू क्या है, आर था, इसलिए आर आर ही रखे हैं, और दूसरे में क्या रखेंगे, पाई आर जो है क्या रखेंगे, 4r का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा कितना, 4 चौके 16 r स्क्वायर, 16 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो आया कितना आंसर, आ गया यहाँ पे 1:16, 1/16, यानी दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना आया, 1:16। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण ए बराबर 55 डिग्री तथा कोण बी बराबर 60 डिग्री हो, तो कोण सी तथा कोण डी की वैल्यू निकालना है। देखिए फाइंड आउट करना है कोण सी इक्वल टू कोण डी। सबसे पहले एक चक्रीय चतुर्भुज बनाइए। देखिए चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के, यानी कि ऐसा चतुर्भुज हो जो वृत्तों के चारों तरफ, मतलब वृत्त के अंदर उसकी जो चारों सिराएं हैं वो टच करती हूँ, जैसे देखिए ये वाला हो गया, मैं चक्रीय चतुर्भुज बना रहा हूँ, एक वृत्त बना रहा हूँ, अब ये इसी में चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। चतुर्भुज की जो चारों सिरा हैं वो वृत्त को, अंदर से वृत्त को टच करती रहेंगी, ये हो जाएगा। इसको मान लीजिए आप ए हो गया होगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो कह रहा है कोण ए इक्वल टू 55 डिग्री, ये कितना दिया है, 55 डिग्री दिया है, 55 डिग्री, और कोण बी इक्वल टू कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो कोण सी तथा कोण डी का मान क्या पूछ रहा है, कोण सी व कोण डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये निकालना है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि चक्रीय चतुर्भुज में कि जो आमने सामने के कोण होते हैं उनका, उन कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं वो उनका, उन कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश, यानी जैसे हम कह सकते हैं कि कोण ए प्लस, कोण ए के सामने कोण कौन सा है, कोण सी है, कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, और और क्या, कोण बी, कोण बी के सामने क्या है,
कोड डी है, कोड डी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है चक्र चतुर्भुज की, इसलिए इसको अगर आपको पता रहेगा तभी आप सवाल को फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज सवाल नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोड ए प्लस कोड सी, कोड ए की वैल्यू दे रखी है 55 डिग्री दे रखा है, 55 डिग्री, और प्लस कोड सी निकालना है बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हम कोण सी का मान निकाल लेंगे, कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो घटाएंगे तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितना होता है 7 में से 5 गए 2, यानी ये 125 डिग्री किसकी वैल्यू आई, कोण सी की वैल्यू कितनी आ गई, 125 डिग्री। एक आंसर आ गया, कोण सी निकल गया। अब कोण डी यहाँ से निकल जाएगा, कोण बी का मान कितना है, 60 डिग्री है, 60 प्लस कोड डी इजकल टू 180 डिग्री। तो कोड डी इजकल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 डिग्री, है ना। तो 180 में से 60 गया कितना, 120 डिग्री। कोड डी की वैल्यू भी आ गई 120 डिग्री, है ना। ये आ गया आपका दोनों आंसर आ गया। वेरी सिंपल प्रश्न है, बहुत आसान तरीके से हमने इसको बता भी दिया है कि चक्र चतुर्भुज आप जान लीजिए चक्र चतुर्भुज बनता कैसे है। तो चक्र चतुर्भुज बनेगा ऐसे कि एक वृत्त रहेगा और उसी के अंदर चतुर्भुज बना रहेगा। जो चतुर्भुज की चारों भुजाएं हैं वो वृत्त को छूती रहेंगी, उनके कॉर्नर जो है वृत्त को छूते रहेंगे। और प्रत्येक कोण यानी उसके जो कोण होंगे संगत कोण होंगे, यानी कि कह लीजिए कि सामने सामने के जो कोण होंगे उनका योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। ये है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कर रहा है साइन 30 डिग्री प्लस कास 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। हमने एक वीडियो टेक्नोमेट्री का बना रखा है, आप जाके देख लीजिए, फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए एक टेक्नोमेट्री का वीडियो बना रखा है, वहां पे फार्मूले कराए हैं और साड़ी के भी फार्मूले वहां रखे गए हैं, और उस पे प्रश्न भी कराए हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको भी कराया गया है। तो आप उसको जा करके देख लीजिए, वहां साड़ी के वैल्यू रखे गए हैं, आप उसको याद कर लीजिए, क्योंकि टेक्नोमेट्री से 3 से 4 नंबर का प्रश्न आता है। 4 नंबर का अगर नहीं भी आएगा तो 3 नंबर का कंफर्म है आपका प्रश्न आता है। 2 नंबर का लघु उत्तरी होता है, 1 नंबर में अति लघु उत्तरी में पूछ लेता है कभी, या बहुविकल्प में पूछ लेता है। चलिए, तो कह रहा है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होता है, प्लस कास 60 की वैल्यू 1/2 होता है, प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 होता है। इसी को जोड़ना है, तो देखिए आधा आधा 1 हो गया, यानी आधा और आधा, हाफ हाफ 1 और प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 2। यही इसका आंसर हो गया, 1 नंबर का प्रश्न। फिर करा, यदि वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और इसी के पाई आर स्क्वायर, इसी की वैल्यू दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको आर निकालना है, जब आर निकाल लेंगे तो वही उससे, जब आर निकल जाएगा तो व्यास आप बड़े आसानी से आपका आ जाएगा। तो यहाँ से हम आर स्क्वायर की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, 154 के बटा क्या, पाई। अब पाई की वैल्यू रख दीजिए 154 बटा पाई का मान क्या होता है, 22/7, बटा 7 वाला ऊपर भाग जाएगा, तो 22 सत्ते कितना होता है, 154। यानी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 7 × 7। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वर्गमूल ले लेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7। जब त्रिज्या 7 आ गई तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ब्यास निकाल लेंगे। तो ब्यास जो होती है ना, ब्यास बराबर होता है 2r होता है, त्रिज्या का दूना ब्यास होता है, 2 × r की वैल्यू 7 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 7 दूनी के 14। ब्यास बराबर कितना आ गया, 14। ये आंसर हो गया, यहाँ पे आंसर ये हो गया। ठीक है, ब्यास कितना हो गया, 14 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख, अगला प्रश्न कर रहा है 243 के पावर 3/5 को सरल कीजिए, कह रहा है इसको सरल करना है। तो इसको सरल करना है, ये खंड है। तो देखिए 243, सबसे पहले इस 243 का आप अगर खंड करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, 243 को देख लीजिए ऐसे, 3 × 9 = 27, तिया 81, तिया 243, 3 × 9 = 27, तिया 81, तिया 243। यानी हम 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर, यहाँ देख लीजिए 243 पावर 3/5 है ये,
तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के बटा 5 ये पावर, ये 3/5 ऑलरेडी पहले से ही है, सॉरी 3 के पावर 5 के होल पावर कितना, 3/5। तो इसका गुणा कर दीजिए, 3/5 हो जाएगा इंटू 3/5, अंदर गुणा कर दीजिए, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 3 के पावर 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 3 9 3 के 27, कितना आ गया आंसर इसका, 27, है ना। ये हो गया। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है x² - 14x + 49 को हल कीजिए। कह रहा है इसको हल करिए। अब ये भी क्या है, आपका द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को हल कर लीजिए। 49 का 49 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 14 आ जाए। तो आपको पता है कि 49 का जब हम खंड करेंगे, 7 × 7, 7 × 7 = 49 होता है, और 7 + 7 कितना होता है, 14 होता है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, x² - 14x + 49। एक मिनट, देखिए यहाँ से आ गया, क्या है, x² - 14x + 49। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 14x + 49। अब 49 का खंड वही है कि क्या लिख लेंगे इसको हम, x² - 7x - 7x और प्लस 49, ये हो गया। तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x - 7, फिर माइनस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 7 लेंगे तो x - 7, 7 × 7 = 49 हो जाएगा। एक कोष्टक में x - 7, अगले कोष्टक में भी x - 7, यही। तो इसको हम लिख सकते हैं x - 7 का होल स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा, है ना। ये आपका आंसर, यानी x - 7 का होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो इतना ही आएगा, a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला जब खोलेंगे तो ये सवाल आपका जो प्रश्न है ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए, 35 नंबर कह रहा है कि 15.625 का घनमूल, इसका क्या पूछ रहा है, घनमूल। तो चलिए 15.625 का घनमूल, इसका घनमूल हमको निकालना है। तो देखिए होगा कैसे, जब इसका घनमूल निकालेंगे तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि घनमूल में क्या होता है, 3 का पेयर लगता है, तो इसको हम लिखेंगे 15.625 भागे, ऐसा कर लीजिए इस दशमलव को हटा दीजिए और 3 जीरो बढ़ा करके एक लिख लीजिए, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 15,625 भागे कितना, 1,000। अब इसका हम घनमूल ले लेते हैं, इसका क्या लेते हैं, घनमूल। तो ये देखिए 25 25 में 625 और 625 में 15,625 होता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 25 × 25, यानी 25 का घनमूल है 25। देखिए कम से कम 30 तक आपको वर्गमूल, वर्गमूल तो ज्यादा ही आना चाहिए, और घनमूल जो है आपको 25 से 30 तक का आना चाहिए, तब तो आपका समय बचत होगा। इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, 1,000 को हम यही लिख सकते हैं 10 × 10 × 10। तो यहाँ से अब हम घनमूल कर रहे हैं, तो घनमूल में 3 3 का पेयर लग जाता है, तो क्या हो जाएगा, 25 के बट्टा क्या हो जाएगा, 10 भाग देंगे तो कितना आएगा, 2.5 आंसर आ जाएगा, है ना। ये आपका घनमूल हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री। देखिए 1 - tan² 45 डिग्री, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के सारणी वाला फार्मूला है कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, जो काट 45 की वैल्यू होती है वही tan 45 की वैल्यू होती है। तो tan 45 का मान 1 होता है और काट 45 का भी मान 1 होता है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 - tan 45 की वैल्यू एक, एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, बट्टा 1 + tan 45, एक का स्क्वायर एक ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, एक में से गया जीरो, 0/2, 2 का भाग जीरो में देंगे तो कितना आंसर आता है, जीरो। कितना हो गया, जीरो। 2021 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए।
तो देखिए जब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जब छोटी से छोटी पूछे, जब छोटी से छोटी पूछे तो इसका पहले आप निकाल दीजिए, लसा निकाल दीजिए। क्या? लसा निकाल दीजिए। तो लसा, हम बताए थे छोटी छोटी पूछेगा तो आप उसका लसा निकालिएगा, अगर बड़ी से बड़ी पूछेगा तो उसका क्या निकालिएगा? मस। तो चलिए यहाँ लगा देते हैं। देखिए क्या है, 37 ठीक है। तो 6075, इसका लसा निकाल दीजिए। कितने से काटेंगे? सबसे पहले 3 से काट दीजिए। 3 दूनी 6, जीरो हो गया। 3 दूनी 6, बचा एक, 15 हो गया। 6 और 3 पचे 15 हो गया। फिर 3 से काटिए। तो तीन, 3 छंग 18, और कितना? 18 बचा दो, 22 हो गया। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से काटिए। फिर जब 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब क्या होगा? अब तीन, तीन से फिर से कट जाएगा। 3 से 3 सत्ते 21, और बचा कितना? एक, 3 पचे 15। 25 तिया 75, 3 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा। अब 3 से नहीं कटेगा। फिर कितने काटेंगे? 5 पचाए 25। ठीक है, फिर कितने से काटेंगे? 5 से काट देंगे। 5 एक्का 5। यानी इसका जो हम खंड करेंगे वो कितना हो जा रहा है? ये इसको हम लिख लेंगे कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कितनी बार? 1 2 3 4 5 बार। उसके बाद फिर 5 इंटू 5। तो वह दो दो का पेयर लगा दीजिए, क्योंकि आप प्लस से निकाले हैं, दो दो का पेयर लगाएंगे। और इधर ये पेयर लग गया, इधर ये लग गया, इधर इससे ये लग गया, इससे ये लग गया। ये वाला 3 आपका बच रहा है। तो वही यही कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? छोटी से छोटी संख्या, संख्या बराबर कितना है? 3 है। यही है जो 6075 में गुणा करने पर क्या बन जाएगा? गुणा का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जब हम 6075 में जब 3 से गुणा कर देंगे तो वो पूरी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? विभाजित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो इसमें केवल एक 3 का पेयर बन रहा है, जब हम 3 का और गुणा कर देंगे तो 3 का एक और पेयर बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या रहा है? यदि घनाकार गड्ढे का आयतन 13.824 घन मीटर हो तो उस गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। तो गड्ढा कैसा है? घनाकार है। तो घनाकार, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन बराबर क्या? घन का आयतन ए क्यूब। आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। तो भुजा क्यूब की वैल्यू दे रखा है, यानी ए क्यूब की वैल्यू दे रखा है कितना? 13.824। तो यहाँ से कह रहा है उस गड्ढे की गहराई। गहराई मतलब कोई एक उसका डायमीटर, कोई एक भी, जैसे ये घन दिया हुआ है यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घनाकार है तो तीनों क्या है? बराबर है। यानी ए बराबर, क्या कर लिए? एल बराबर बी बराबर एच बराबर क्या मान लिया गया है? ए मान लिया गया है। तो यही इसमें से एच निकालना है, तो सब बराबर है तो ए निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा उसका। तो हम क्या करेंगे, जब ए का मान यहाँ से निकालेंगे, ए इजकल टू, तो इधर ये घनमूल इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा। तो 13.824। अब इसी 13.824 का क्या निकाल दीजिएगा आप? घनमूल। जब घनमूल निकालेंगे 13.824 का, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 13, 13,824 लिख लें, और बटा क्या कर दें? इसको हम 1000 कर दें, दशमलव हटा करके 1000 कर दें। ये देखिए ये किसका घनमूल है? ये 24 का घनमूल है। इसको हम लिख सकते हैं क्या? 24 इंटू 24 इंटू 24 बटा कितना? 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक, ये घनमूल लगा रहेगा। अब यहाँ से निकल जाएगा क्या? घनमूल में तीन तीन का पेयर लगता है, तो 24 के बटा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 का भाग 24 में देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा?
4, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना मीटर। उस गड्ढे की गहराई कितनी होगी, 2.4 मीटर। गड्ढे की गहराई कितनी होगी, 2.4 मीटर उस गड्ढे की गहराई होगी। चलिए अगला देखिए, कह रहा है दो सिक्के एक साथ उछाले, यानी दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, क्या जाते हैं, उछाले। यहाँ गलत दिखा है, ये हो जाना चाहिए, उछाले जाते हैं। ऊपर शीर्ष न आने की संभावना प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए शीर्ष न आने की संभावना और शीर्ष आने की संभावना दोनों का आंसर एक ही होता है। कैसे, मैं ये बता रहा हूं आपको। प्रायिकता बराबर होती है, फॉर्मूला होता है प्रायिकता बराबर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या आने की प्रायिकता बटा संभावित प्रायिकता, बटा कितना, संभावित, यानी कितनी संभावनाएं बन रही हैं, संभावित प्रायिकता। ठीक है, ये होता है। तो देखिए इसमें संभावित प्रायिकता होगा क्या, जब वो उछाला जाएगा। सिक्के कितने हैं, दो सिक्के हैं। जब दो सिक्के हैं तो कितनी संभावनाएं कितनी बन जाएगी। हो सकता है एक बार जब दोनों सिक्कों को उछाला गया तो हो सकता है एक में हेड आया होगा तो अगले में टेल आया होगा, एक हो गया। फिर दोबारा जब दोनों सिक्कों को उछाला जाएगा तो हो सकता है पहले में टेल आ गया, दूसरे में हेड आ गया। फिर तीसरी बार जब उछाला गया तो हो सकता है कि दोनों में हेड हेड आ गया। फिर जब चौथी बार उछाला गया तो हो सकता है कि दोनों में टेल टेल आ गया। दोनों में क्या आ गया, टेल आ गया। तो संभावनाएं कितनी बन रही, एक दो तीन चार। संभावनाएं कितनी बन रही हैं, चार। लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तविकता यह है कि एक बार में एक ही आएगा। तो होगा कितना, एक के बटा चार। वास्तविकता एक है और संभावनाएं कितनी है, चार है। अब इसी को किसमें चेंज करना है, प्रतिशत में। जब प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। तो 4 से भाग देंगे 100 में तो कितना आएगा, 25। तो कितनी आ जाएगी, 25%। आने की भी संभावना, देखिए इसमें चाहे आने की पूछे चाहे न आने की पूछे, दोनों का आंसर सेम होगा। ठीक है, क्योंकि न आने की भी प्रायिकता 1/4 होती है और आने की भी प्रायिकता 1/4 ही होगी, है ना। तो कितना आ जाएगा, 25%। 40 नंबर सवाल देख लीजिए। यदि ए इजकल टू 60 डिग्री हो तो साइन ए माइनस कास ए का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, जहां ए दिया है वहां हम क्या रख देंगे, 60 डिग्री रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री माइनस कास 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 का मान आपको पता है, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और माइनस कास 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा, हर बराबर है तो आंसर हो जाएगा √3 माइनस 1/2। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का प्रश्न 2022 में पूछा गया है, सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 41 नंबर कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस छः, ये द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस छः देख रहे हैं, समीकरण कितना पूछा जा रहा है। तो छह का ऐसा खंड करें घटाने पर एक आ जाए और गुणा करने पर छह ही रहे। तो 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा। फिर प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 3 6 ये होगा। तो एक क्वेश्चन में x-3 और अगले क्वेश्चन में कितना, x प्लस 2, यही आंसर हो गया, है ना। यानी एक को जो इस क्वेश्चन में है वही इस क्वेश्चन में भी आया, इन दोनों में से एक को हम लिख लिए और उसके बाद x+2 लिख लिए। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। 2022 में प्रश्न ये पूछा गया है। फिर कह रहा है एक आयताकार सीट का क्षेत्रफल दिया है 480 वर्ग सेंटीमीटर, यदि उसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो सीट का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक आयताकार सीट सीट का क्षेत्रफल दिया है, तो आयताकार आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लिख लीजिए आप, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई L इंटू बी, लंबाई गुणित चौड़ाई होती है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 480 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो, लंबा चौड़ाई कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, L इंटू 12 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 480। तो यहाँ से हम यल का मान निकाल लें, तो सीट का परिमाप पूछ रहा है, पहले हम यल तो निकाल लें, बी का मान तो पता है 12 है, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 चौके 48 कट जाएगा, 12 चौके 48 कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। यानी एल आ गई 40 सेंटीमीटर और बी बराबर कितना है, बी बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताइए कि आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप
इक्वल टू 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। तो क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस ये चौड़ाई है, ठीक है। तो हो जाएगा 2, एल की वैल्यू कितनी है 40, और प्लस बी की वैल्यू कितनी है 12। 40 40 12 52 हो गया, 2 इंटू 52, और 52 दूना कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, ठीक है। तो 104 क्या सेंटीमीटर परिमाप है, तो इसलिए इसकी इकाई सेंटीमीटर ही होगी, ना तो वर्ग सेंटीमीटर होगी ना तो घन सेंटीमीटर होगी। इसलिए इकाई पे विशेष ध्यान दीजिएगा, इकाई गलती ना होने पाए। पता चले कि आप सवाल लगा लिए और इकाई छोड़ दिए या इकाई गलत लिख दिए तो सवाल गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक वृत्त की परिधि दी है, वृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला पता है आपको, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, बराबर 2 पाई आर होता है, और इसकी वैल्यू दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या पूछ रहा है, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/2 इंटू पाई। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 के बट्टा 2 इंटू पाई का मान क्या होता है 22/7, ऊपर हो जाएगा 7 हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 के बट्टा 2, यानी कितना 3.5, 3.5, ये आर की वैल्यू हो गई। इतना क्या सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर, है ना। ये यहाँ देखिए उत्तर है भी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब कह रहा है, देखिए ये थ्योरेटिकल पोर्शन आ गया जो कि पूछा जाता है 1 नंबर में। कह रहा है किसी चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो तो उसे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे समांतर चतुर्भुज। यानी ये किसी चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो तो वो क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, आपको पता है कि आयत का प्रत्येक कोण जो हमारा होता है वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री। ये ये सब आयत है, इसके सब प्रत्येक कोण कितने होंगे 90 डिग्री। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 4 समकोण होता है, दैट मीन्स 360 बोलते हैं इसको। 360, या हो सकता है कि 4 समकोण दे जाए, 4 समकोण, आप 4 समकोण भी लिख सकते हैं। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। त्रिज्या किसे कहते हैं, देखिए त्रिज्या क्या होता है, यहाँ मैं आपको बना के बता दे रहा हूँ। ये वृत्त है, वृत्त में ही त्रिज्या होती है। यहाँ इसका केंद्र बिंदु होता है, और यहाँ से इस केंद्र बिंदु से कहीं भी आप मिलाएंगे सब उसी क्या होती जाएगी, त्रिज्या होती जाएगी। जहां भी मिलाएंगे सब क्या होती जाएगी, त्रिज्या होगी। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। बिल्कुल, ये केंद्र है, केंद्र से ये सब ये क्या है परिधि, जितनी परिधि तक की जो दूरी होगी वही उसको क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाती है। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं, बताए ना, आप चाहे इसमें काउंट नहीं कर सकते हैं कितनी त्रिज्या, अनंत जितना आप बना सकें, जितना आप बना सकें वो सब क्या होंगी, त्रिज्या ही होगी उसकी, है ना। ये सब सारी क्या है, त्रिज्या बनती जाएंगी, ठीक है। तथा सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं, बिल्कुल समान होगी। क्योंकि वृत्त का जब केंद्र बीचों बीच है तो कहीं भी वृत्त पे खींचेंगे, वृत्त टेढ़ा मेढ़ा तो है नहीं, वृत्त बिल्कुल गोला है, तो इस केंद्र से सारी दूरियां क्या होंगी, समान होंगी। अगला केंद्र कह रहा है सेंटर किसे कहते हैं, तो वृत्त के अंदर केंद्र वह बिंदु होता है जहां से किसी वृत्त की परिधि समान दूरी ऊपर होती है। अभी हमने बताया, जैसे ये है आपका, ये वृत्त है, यहाँ से वृत्त मेरा सही नहीं बना है, बिल्कुल गोला होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जितनी भी दूरियां वृत्त की तरफ रहेंगी सारी दूरियां क्या होंगी, समान होंगी। ऐसा नहीं कि किधर कुछ इस साइड में, एक साइड में कुछ और हो तो अगले साइड में कुछ और हो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ वृत्त से, वृत्त के केंद्र से सारी दूरियां क्या होंगी, सारी डिस्टेंस क्या होगी, समान होगी। तो वही उसका क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। अगला व्यास, देखिए व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। जैसे ये वृत्त है, अगर यहाँ से ये त्रिज्या है इधर खींच दें तो एक और यहाँ से इसके जस्ट सामने ये खींच दें, पूरा खींच दें तो क्या हो जाएगा, ये व्यास कहलाएगा, बिल्कुल सीधा सीधा। यानी ये अगर ऐसे बना है, ये है, तो यहाँ से यहाँ पूरा खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। अगर केंद्र से थोड़ा सा भी ऊपर खींचे या नीचे खींचे, कहीं भी खींचे, तो न तो व्यास रह जाएगा, न तो त्रिज्या रहेगी, वो क्या कहला जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो जीवा हो जाएगी, है ना। तो अभी यहाँ तो केवल डायमीटर पूछ रहा है। तो एक ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर के गुजरती है तथा दोनों तरफ परिधि से मिलती है, व्यास कहलाती है। बताया ना हमने कि ये आपका वृत्त है और ये केंद्र बिंदु है, यहाँ से पर एक परिधि से खींची जाएगी और केंद्र से मिलते हुए जाएगी, दूसरे परिधि के छोर पे चली जाएगी, तो क्या कहलाएगी, उसका वो व्यास कहलाती है, ठीक है।
तो एक वृत्त के अंदर अनंत व्यास खींची जा सकती हैं, बिल्कुल खींची जा सकती है। खूब यहाँ से बस वो केंद्र बिंदु से होकर जाना चाहिए, बस ऐसे खूब खींचिए ना, जितना मन चाहे उतना खींचिए, कोई दिक्कत नहीं, अनंत तक जाएगी। लेकिन वो केंद्र बिंदु से होकर के जाना चाहिए और एक परिध से दूसरे परिध को टच करते रहना चाहिए, ठीक है। तो एक वृत्त के अंदर अनंत व्यास खींची जा सकती हैं तथा खींचे गए सभी व्यास की लंबाई क्या होगी, समान होगी, बिल्कुल व्यास की लंबाइयां क्या होंगी, समान होंगी। अब जीवा आ गया। जीवा हमने बताया ना कि वृत्त के केंद्र से थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे कहीं भी खींच देंगे तो उसे क्या कहलाएगी, जीवा हो जाएगी। तो यहाँ दिया है जीवा ऐसी रेखा है जो दोनों तरफ परिध से मिलती है परंतु केंद्र से होकर नहीं गुजरती है। यानी वो केंद्र से नहीं गुजरती है। जैसे देखिए ये वृत्त है, इसका ये केंद्र बिंदु है। अब परिध से तो मिल रही है लेकिन वो केंद्र को नहीं छूना चाहिए। ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये सब सारे क्या है, जीवा ही है, सब जीवा है। केंद्र से ना मिले, बाकी परिध के दोनों छोरों से मिलेगा, वो क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जीवा हो गई। 50 नंबर। 51 नंबर एंड द लास्ट प्रश्न है आपका, कह रहा है x² - 25 का वर्गमूल लेकर गुणनखंड कीजिए। देखिए वर्गमूल लेकर के इसको क्या कर रहा है, इसको कह रहा है वर्गमूल लेकर के इसे क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो ये वर्गमूल लेकर गुणनखंड कर दीजिए आप। देखिए कैसे करेंगे, x² - 25 इक्वल टू कितना, 0। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, पंचांतर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अगर हम निकालेंगे तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, +-5 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं वर्गमूल लेकर के गुणनखंड करना। ठीक है, तो ये आपका 51 नंबर तक प्रश्न हो गया। 26 नंबर तक इसके पहले वीडियो में कराया है, उसको 27 से हमने 51 तक आज करा दिया है। इसके बाद जो भी और प्रश्न बचे हैं वो तीसरे वीडियो में करा दिया जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कराने में मतलब वीडियो बहुत लंबा चला जाता है और आपको पढ़ने में भी दिक्कत होती है। छोटे छोटे कंटेंट में पढ़िए आप, बिल्कुल आराम से पढ़िए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा वीडियो बन जाए और बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप 20 25 30 क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आप उबने लगे, तो ऐसा नहीं है। आप छोटे छोटे कंटेंट को पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए ठीक है, तो आप इतने प्रश्न को कर लीजिएगा और जितने भी और भी वीडियो बनाए गए हैं इस पे उसको अच्छे तरीके से देख करके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जितने भी प्रश्न हैं आपके सारे प्रश्न करा दिए जाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जाएगा। इस टीएसपी क्लासेस में और भी क्लासेस चलाई जा रही हैं, आप उनसे जुड़ जाइए। मैम भी पढ़ा रही हैं, तो अ, आप हमारे चैनल से जुड़िए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिए। तो फोर्थ सेमेस्टर वालों, अब आपके लिए समय बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल लग जाइए क्योंकि आपका लास्ट सेमेस्टर है। सब कुछ अच्छा रहे, भगवान की कृपा है कि आपके ऊपर सबके मतलब आपके ऊपर कृपा रहे, सब कुछ अच्छा जाए और अच्छे नंबर आ जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद। तब तक के लिए बाय।